हेलो स्टूडेंट्स। तो काउट्स एजुकेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। आज हम उसमें पहली क्लास में डिस्कशन करेंगे कुछ फंडामेंटल्स अबाउट चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम बेसिकली चार्ज के बारे में ही डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चार्ज क्या होता है? अगर मैं एकदम स्टार्टिंग से बात करूं तो चार्ज क्या है? किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड शो कर सकती है। ठीक है, तो अगर कहीं भी कोई चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, और आगे हम पढ़ेंगे कि अगर वो चार्ज मोशन में है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने हेडिंग में लिख रखा है, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज। तो जब हम चार्ज की बात करेंगे दैट मीन्स हम इलेक्ट्रो की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पे जो है चैप्टर में आगे लिखा हुआ है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी मतलब जो मूव ना कर रहा हो। तो यहां पे हम जिन चार्जेस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वो मोशन में नहीं रहेंगे, वो रेस्ट में रहेंगे। ठीक है, जब हम इन चार्जेस को मोशन में लाएंगे यानी यूनिफॉर्म स्पीड से ये चार्जेस चलने लगेंगे तो वो चैप्टर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। और अगर ये चार्जेस एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाता है। पर अभी हमारा फोकस पूरा रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। ठीक है, यानी चार्जेस जो कि रेस्ट में है। अब ये चार्जेस होते क्या है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फिनोमेना उसके आसपास सराउंडिंग में हमें फील होता है इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं चार्ज को अगर डिफाइन करूं तो आप सबको पता है कि एटम का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे एटम का अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि इसके न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं। ये कैसे पता चला था? तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप सबने जाना होगा रदरफोर्ड का, जिसमें उसने न्यूक्लियस में बहुत सारा डेंस पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी की थी, जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉयल के ऊपर। और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और सराउंडिंग में क्या होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एक क्लाउड के फॉर्म में लगातार ट्रैवल कर रहे होते हैं। और जब ये हमारा एटम अगर बात करें नेचुरल कंडीशंस में तो इलेक्ट्रिकली ये एटम न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का क्या मतलब हो गया? इट मींस जितना पॉजिटिव चार्ज इसके न्यूक्लियस में है उतना ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज उसके सराउंडिंग में क्लाउड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो हम यहां बात करें तो चार्जेस हमारे यहां पे क्या है? बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड होने का मतलब क्या हो गया कि अगर दो प्रोटॉन्स हैं हमारे पास इस एटम के अंदर तो दो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और इनके चार्जेस आपस में एक दूसरे से क्या है? बैलेंस्ड है। इसलिए हम एटम को एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, इसका यह मतलब नहीं कि उसके पास चार्ज नहीं है, बट नेट में चार्ज कितना है? जीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी उसके पास अवेलेबल होता है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करेंगे कि चार्ज कैसे हम चार्जिंग कर सकते हैं किसी भी बॉडी की। तो उसके लिए हमारे पास दो तीन मेथड्स हैं, पर उससे पहले एक छोटी सी कहानी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इस चैप्टर का नाम जो कि चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज का हिंदी में भी एक मतलब होता है, दैट इज आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है? एंगर। और ये चीज कहां से आई है? तो जैसे कि जो ग्रीक लोग थे उन्होंने सबसे पहले चार्ज के बारे में डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने बताया कि जैसे दो मटेरियल्स जब वो लेते थे और उनको रब करते थे तो रब करने की वजह से क्या होते थे? मटेरियल्स जो होते थे एंग्री हो जाते थे। और जब हम ऐसा दो बार, मान लो मैं ग्लास रॉड और एक सिल्क क्लॉथ का पेयर लेता हूं, दो मटेरियल्स का पेयर, इनको मैं आपस में रब करता हूं, तो उनका कहना था कि ये एंग्री हो जाते हैं। और अगर ऐसे आप दो पेयर लेते हो तो जब ग्लास रॉड्स को आप पास में लाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। दैट मीन्स एंगर शो करते हैं। इसीलिए इसका जो चार्ज का हिंदी में वर्जन है दैट इज आवेश। आवेश मीन्स होता है एंगर। तो इस तरीके से उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में या चार्जेस के बारे में कि बॉडी पे चार्जेस कैसे होते हैं, पर वो काइंड ऑफ मैजिक करके उसको बताते थे। बट अब हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद इसके बारे में रियल आइडिया हो चुका है कि ये चार्जेस क्या हैं और कैसे रहते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहां पे एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग में लगातार क्लाउड के फॉर्म में, जैसे आप आसमान में बादल देखते हैं, बिल्कुल क्लाउड के फॉर्म में ये लगातार ट्रैवल कर रहे होते हैं। और जो न्यूक्लियस होती है उसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स रहते हैं। क्लियर है मेरी बात? और एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब अगर मुझे इसे चार्ज करना है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं?
मुझे इस बैलेंस को बिगाड़ना होगा, इस बैलेंस को बिगाड़ना होगा, यानी जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव वाला ये जो बैलेंस है इसको मुझे बिगाड़ना होगा। तो मेरे पास इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस है? हो सकता है मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, या हो सकता है मैं इसमें से प्रोटॉन रिमूव कर दूं। अब हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट कौन सा होगा? क्योंकि अगर मेरे पास किसी भी काम को करने के दो ऑप्शंस हैं तो मैं प्रेफर कौन सा ऑप्शन करूंगा जो मेरे लिए रिलेटिवली इजी हो। ठीक है, तो रिलेटिवली इजी क्या होगा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, न्यूक्लियस के अंदर दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स काम करता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि हर पार्टिकल के बीच में काम करता है अगर उनके बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से लेस होती है। तो न्यूक्लियस में जो जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, पार्टिकल्स, उन सब के ऊपर एक दूसरे की वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन काम कर रहा होता है। तो अगर मुझे वहां से कोई प्रोटॉन रिलीज कराना है या निकालना है तो मुझे न्यूक्लियर रिएक्शन करानी पड़ेगी, जो कि अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो हमारे लिए रिलेटिवली इजी क्या हो गया कि अगर मैं सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो भी तो मेरा काम हो जा रहा था, अनबैलेंस तब भी तो मैं कर दे रहा था, चार्जेस का जो बैलेंस था इस एटम के ऊपर। तो अगर मैं किसी बॉडी को चार्ज करना चाहता हूं इन द सेंस उसे पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज बनाना चाहता हूं, तो मैं वहां पे इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में इस काम को करूंगा। इसलिए हमारे चैप्टर का भी फंडा क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और चार्ज की बातें हो रही हैं, और हमारा पूरा फोकस रहेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और हम कंडक्टर्स के लिए ये सारी बातें करेंगे। और कंडक्टर्स का मतलब आप बेटा जानते हो कि जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। क्लियर है? तो अब अगर मुझे इस बॉडी को यानी इस एटम को चार्ज करना है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं एक इलेक्ट्रॉन प्लक आउट करके निकाल दूं। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो अब बेटा देखो क्या होगा, दो प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन एक ही रह गया, तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेगा, लेकिन एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा हो जाएगा उसी का डोमिनेंस होगा और एटम उसी के बिहेवियर को शो करना शुरू कर देगा। यानी एटम अब हमारा कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो अब चार्जिंग के लिए हम ये समझ चुके हैं कि हम सारा गेम जो खेलेंगे वो किसके टर्म्स में खेला करेंगे? इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में खेला करेंगे, क्योंकि ये रिलेटिवली इजी है। प्रोटॉन्स को निकालना यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस कराना जो हमारे लिए क्या है? डिफिकल्ट टास्क है। ये बात समझ में आ गई होगी सबको। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अगले स्टेप में डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कितने मेथड्स हैं हमारे चार्जिंग के? ठीक है, तो इसमें बेसिकली बेटा 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास। वो 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? तो एक तो होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी इंड्यूस करके चार्ज करना किसी बॉडी को। दूसरा होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसे हम फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल को चार्ज का ट्रांसफर। और ये जो भी लेन देन होने जा रहा है, अब इसमें हमारा की पॉइंट क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन किनारे सराउंडिंग में होता है, उसके ऊपर केवल न्यूक्लियस का वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही काम कर रहा होता है, जबकि न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पे क्या होता है? हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, जो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। जैसे 4 फंडामेंटल फोर्सेस का जिक्र हमारे एनसीईआरटी में है, उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। इसलिए हम सारा डिस्कशन इलेक्ट्रॉन के लेन देन के टर्म्स में करेंगे। तो जैसे मैं पहला फंडा डिस्कस करने जा रहा हूं, सपोज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, हम फ्रिक्शन के थ्रू चार्जिंग डिस्कस करने जा रहे हैं, बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन से चार्जिंग कैसे होती है समझना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे हाथ में ग्लास रॉड है और दूसरा सिल्क का क्लॉथ है, तो अगर मैं ग्लास रॉड और सपोज इस हैंकी को हम सिल्क क्लॉथ ले लेते हैं, इनके बीच में रबिंग करते हैं, तो रब करने से आपको पता है जैसे ठंडियों में हम अपना हाथ रगड़ते हैं तो हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा? हीट एनर्जी आएगी। हीट एनर्जी क्या होगी? क्योंकि ये दोनों ही सब्सटेंस है, एलिमेंट्स है, तो इनके अंदर भी एटम्स है, एटम के किनारे इनके भी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो हीट एनर्जी है उससे इलेक्ट्रॉन लेके क्या होंगे? एक्साइट होंगे, और जब उनकी एनर्जी ज्यादा होगी तो वो क्या करेंगे? उस एटम से जंप आउट करके बाहर आएंगे। अब डिसाइड ये होता है कि ये तो दोनों में हो रहा होगा, तो फिर किससे नेट में ज्यादा आएंगे और किसके पास नेट में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे और किसके पास नेट में इलेक्ट्रॉन कम। उसी से डिसाइड होगा कि कौन सी बॉडी किस तरीके का चार्ज एक्वायर कर लेगी। तो मैंने आपसे कहा, मैंने इसको रबिंग किया, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है? दो मटेरियल्स में से
किसी एक के लिए उनकी एफिनिटी ज्यादा होगी और किसी एक के लिए उनका अफेक्शन कम। जैसे फॉर एग्जांपल आप ही हो बेटा, तो आप क्या है अपने गार्जियंस में से मदर या फादर किसी एक से ज्यादा अटैच होते हो, आप एक से ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो अपनी बातें डिस्कस करने में। तो आप जैसे फील करते हो वैसे इलेक्ट्रॉन भी इन दो मटेरियल्स के लिए अलग अलग फील करता है। तो सपोज मैं मान लेता हूं कि इसके लिए इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा कंफर्टेबल है, या इसके लिए, इस मटेरियल के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन ज्यादा है, तो उस केस में होगा क्या, जो नेट में इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जनरेट हो रहे हैं उनमें नेट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस पे चले जाएंगे, और जाएंगे किससे, तो जाहिर सी बात है क्योंकि चार्ज हम क्रिएट भी नहीं करते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं करते हैं, आगे हम बात करेंगे चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल की, तो चार्ज केवल ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो ट्रांसफर हुआ है नेट में, वो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इफिशियंसी हो गई है, मतलब इस पे नेट में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए हैं, और गए किससे होंगे, तो ग्लास रॉड से गए होंगे, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया है, जिसकी वजह से ग्लास रॉड के ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो हमारा सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखेंगे जरा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां ग्लास रॉड, ये है ग्लास रॉड, और मैंने इसको सिल्क क्लॉथ के साथ क्या किया था, रब किया था, फ्रिक्शन की हेल्प वजह से हीट जनरेट हुई, हीट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक्साइट होके बाहर आया, बाहर आके अब वो किधर गया नेट में, तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का अफेक्शन जो है इसके लिए ज्यादा था, तो इसके ऊपर नेट में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, जिसकी वजह से इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और आप देख रहे हैं जितना नेगेटिव इस पे आया है, ये नेगेटिव आया कहां से होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सिल्क क्लॉथ भी हमारा क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे जाहिर सी बात है किससे, ग्लास रॉड से, तो हमारी ग्लास रॉड पे उतना ही कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं मैं काउंटिंग भी कर रहा हूं कि जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आए हैं, तो दैट मीन्स यहां पे 5 पॉजिटिव चार्जेस एक्स्ट्रा हो गए होंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो है हमारा ग्लास रॉड, ये कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये हमारी हो गई पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। और दूसरा जो है हमारा सिल्क क्लॉथ, ये कैसा हो जाएगा, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो ये हो गई हमारी नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, अब इसके बाद इसको एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मैंने अभी आपको बताया कि हम सारी कहानी किसके टर्म्स में करेंगे, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, क्योंकि उसे रिमूव करना या उसे किसी पे ट्रांसफर करना कंपैरेटिवली इजी है प्रोटॉन से। तो हम यहां पे इसे एक और तरीके से भी बोल सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई है यहां पे, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बॉडी। ठीक है, और जहां पे नेगेटिवली चार्ज्ड आ गया है तो उसे हम एक और तरीके से कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन इफिशियंट बॉडी, ये हो गई है हमारी इलेक्ट्रॉन इफिशियंट बॉडी। ठीक है, और अब यहां पे ध्यान देना बच्चा, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि जैसे एनर्जी कंजर्व होती है वैसे चार्ज भी कंजर्व रहता है। तो अगर स्टार्टिंग में मेरा नेट चार्ज सिस्टम का 0 था, तो फाइनली भी नेट चार्ज सिस्टम का क्या रहेगा, 0। और यहां पे सिस्टम मेरा क्या था, ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ। तो अगर आप अपने सिस्टम को इनसर्कल कर दें, तो इस सिस्टम पे पहले भी चार्ज क्या था, 0 था, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रिकली ही न्यूट्रल थे दोनों, कोई चार्ज था ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने रब किया, हीट की वजह से ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से दोनों पे चार्जेस आए, लेकिन अभी भी नेट चार्ज सिस्टम का हमारे क्या है, 0। इसलिए जितना नेगेटिव मैंने सिल्क क्लॉथ के ऊपर दिया है उतना ही पॉजिटिव मैंने ग्लास रॉड के ऊपर भी दे दिया है। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया हमारा पहला मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या है, फ्रिक्शन की हेल्प से हीट जनरेट होगी, फिर इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, फ्री होके किसके पास जाएंगे, तो हमें एक ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जहां पे इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी दोनों के लिए डिफरेंट हो। ऐसा ना हो कि आप ऐसा कोई पेयर चूज कर लें जिसमें दोनों के लिए सेम एफिनिटी है, तो फिर वो नेट में कैसे डिसाइड करेगा मुझे किस पे जाना है। क्लियर है मेरी बात? इसीलिए कुछ ही पेयर ऑफ सब्सटेंसेज हैं जिनको आपस में रब करने पे हमारे पास क्या हो जाता है, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है उसी से नेगेटिव चार्जेस नेट में क्या हो गए होंगे, ट्रांसफर। अब यहां एक बात और ध्यान रखना बेटा कि ऐसा नहीं है कि केवल इसी से इलेक्ट्रॉन्स इस पे गए होंगे, दोनों में एक दूसरे से गए होंगे, लेकिन जो नेट में वैल्यू दिखाई दी, तो नेट में इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की इफिशियंसी यानी इलेक्ट्रॉन नेट में इस पे ज्यादा आ गए हैं, और नेट में इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या रह गए हैं, कम रह गए हैं, यानी नेट में इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट या पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, और ये इलेक्ट्रॉन इफिशियंट या नेगेटिवली चार्ज हो गई है। नेक्स्ट अब आप आते हैं दूसरे वाले मेथड पे। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया, अब हम आते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन के ऊपर। ठीक है, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, दैट मींस कंडक्ट कराना है।
अब कंडक्ट कैसे होगा? तो दो मटेरियल्स कंडक्टर होने चाहिए तब कंडक्ट होगा। तो हम करेंगे क्या, जैसा कि आपने एक बेसिक फंडा पढ़ रखा है कि इस दुनिया में कभी भी कहीं भी कोई भी फ्लो होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ड्राइविंग फैक्टर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हीट के लिए बात करूं तो हीट के लिए आप जानते हो, अगर दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हैं और आप उनको कांटेक्ट में लाते हो तो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी को हीट ट्रांसफर होती है। कब तक होती है? जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। सेम ऐसे ही अगर मैं फ्लूइड्स के लिए बात करूं जिसमें आपका लिक्विड भी आ जाएगी और गैसेस भी आ जाएंगी, तो अगर आप कहीं पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर रखते हो तो आपको पता है फ्लूइड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, जिसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपने सी ब्रीज, लैंड ब्रीज वाला फंडा पढ़ रखा है। वैसे ही जब हम बात करते हैं यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो दो बॉडीज अगर डिफरेंट पोटेंशियल पे हैं या डिफरेंट वोल्टेज पे हैं तो अगर उन दोनों को आप आपस में कनेक्ट करते हो तो उनके बीच में क्या होता है? चार्जेस का ट्रांसफर होता है। और ऐसा तब तक होता है जब तक कि दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि सेल एक डिवाइस होती है जिसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल्स में डिफरेंस होता है। और जब हम बोलते हैं ना सेल खराब हो गया या ये कोई काम का नहीं रहा, दैट मीन्स होता क्या है कि दोनों प्लेट्स अब सेम पोटेंशियल पे आ चुकी हैं। तो अगर आप उसे किसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो दोनों टर्मिनल्स अगर सेम पोटेंशियल पे रहेंगे तो कोई नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का वहां पे क्या हो नहीं होगा। इसलिए यहां पे कंडक्शन के थ्रू भी हम यही काम करने जा रहे हैं। तो मैं एक बॉडी ले रहा हूं जिसके ऊपर मैं पहले से चार्ज रख दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्फीयर है, इस स्फीयर को मैंने पॉजिटिवली चार्ज्ड कर दिया। पॉजिटिवली चार्ज्ड मैं इसे कैसे करूंगा आपको पता है, इससे नेट में इलेक्ट्रॉन क्या करके लूज करा के। और एक दूसरा मैंने कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया है ना, जो कि न्यूट्रल है। इस स्फीयर का नाम B है, इस स्फीयर का नाम A है। ये दो स्फीयर्स हैं हमारे। अब मैं इसे ग्लास के स्टैंड के ऊपर रख दे रहा हूं। ग्लास का स्टैंड क्यों ले रहा हूं? ताकि इलेक्ट्रॉन या चार्जेस जो भी हैं वो फ्लो ना कर जाएं ग्राउंड वगैरह में, इसलिए मैंने एक इंसुलेटर टाइप का मटेरियल का रॉड ले लिया। यहां पे भी मैं यही काम कर दे रहा हूं, यहां पे भी वो ग्लास की रॉड के स्टैंड पे मैं इसको टिका दे रहा हूं। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक वायर के थ्रू यहां पे स्विच लगा के इनको आपस में जोड़ने के लिए जाऊंगा। तो अब यहां मैंने अभी स्विच को क्या रखा है? ओपन। जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो इसके पास क्योंकि चार्जेस हैं तो इसके पास पोटेंशियल ज्यादा है और इसके पास चार्जेस बिल्कुल नहीं है, न्यूट्रल है, तो इसका पोटेंशियल नहीं है। तो होगा क्या, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्या होती है? करंट फ्लो करती है। तो करंट का फ्लो मतलब चार्जेस का फ्लो, क्योंकि चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, ये सब आप 10th क्लास में जानते हो। तो अगर मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो आपको पता है यहां से पॉजिटिव चार्जेस जाना शुरू करेंगे और जितने चार्जेस इसके ऊपर आ जाएंगे वो चार्जेस कहां से आए होंगे? तो इसी वाले स्फीयर से आए होंगे। तो उतने ही मैं यहां पे क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा स्टार्टिंग में यहां पे कितने पॉजिटिव चार्जेस थे इसके पास? 3, 3, 6 एंड 2, 8। तो अगर मैं उसमें से 4 इस पे दे रहा हूं, दैट मीन्स मेरे पास टोटल में 8 थे, तो फाइनली भी 8 ही रहने चाहिए चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो दैट मीन्स मैं यहां से क्या करूंगा कि कुछ चार्जेस को गायब कर दे रहा हूं। ठीक है, तो 4, 4, 8। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया? कंडक्शन के थ्रू अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज्ड बना दिया। क्लियर है मेरी बात? अब यहां पे एक चीज और ध्यान देना कि अगर तुम दो मेटल्स को या दो मेटल के स्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करते, एक चार्ज था एक अनचार्ज, तो चार्जेस का फ्लो हुआ और उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस था। तो ये फ्लो कब तक होगा सर? तब तक होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। लेकिन चार्जेस का क्या है? चार्जेस किस पे कम या ज्यादा होंगे ये देखने वाली बात है। क्योंकि मैंने यहां पे दोनों स्फीयर्स आइडेंटिकल टाइप के लिए, इसलिए फाइनली क्या हुआ है? चार्ज दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन अगर इसकी जगह आप कोई छोटा बड़ा स्फीयर ले लेते, यानी दोनों अनइवन टाइप के होते, तो उस केस में पोटेंशियल तो तब भी सेम रहता बेटा, लेकिन चार्जेस की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती। तो वो सब हम आगे करेंगे, जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि दो बॉडीज को एक दूसरे से कनेक्ट करने पर कैसे कितना चार्ज ट्रांसफर होता है। बाकी एक बात तो हमेशा फिक्स रहेगी कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है तो उनका पोटेंशियल हमेशा क्या रहना है बेटा? सेम रहना है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे। तो अगला जो है हमारा चार्जिंग का मेथड, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसमें कैसे होता है समझेंगे। इंडक्शन दैट मीन्स इंड्यूस करना, मतलब प्रोवोक करना किसी को कुछ काम के लिए। ठीक है, जैसे सामने कोई झगड़ा नहीं करना चाह रहा है लेकिन आप उसे बार बार परेशान करोगे तो मे बी ही कैन फाइट विथ यू। दैट मीन्स आपने उसे प्रोवोक किया, इंड्यूस किया। सेम वैसे ही
अगर मैं कोई चार्ज्ड बॉडी, जैसे ग्लास की रॉड थी हमारी, है ना, ग्लास की रॉड को फ्रिक्शन वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने चार्ज कर दिया, ठीक है, ये चार्ज्ड हो गई। अब इसके पास में मैं क्या किया, एक कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, जो कि न्यूट्रल है, उसको ग्लास रॉड पे लाके यहां रख दिया, ठीक है। अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और अभी इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी बेटा ज्यादा है। मैं अभी इन दोनों को एक दूसरे से बहुत बहुत दूर रखा हुआ हूं, यानी इसकी वजह से अभी इसे कोई इंफ्लुएंस या कोई फील्ड वगैरह फील नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे मैं क्या किया, इस ग्लास रॉड को इसके पास लेके गया। जब मैं इसे पास लेके जाऊंगा तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का क्लाउड किनारे फ्लोट कर रहा होता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को पता चलेगा कि बगल में कोई पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, बगल में लाया जा रहा है पॉजिटिवली चार्ज, तो उस क्लाउड के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है एकदम से बढ़ने लगेगी, जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। स्टार्टिंग में वो कैसे थे, इवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थे पूरे स्पेस में सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से पूरे सब्सटेंस में नेट चार्ज कितना था, 0, या पूरा चार्ज बैलेंस था, इवनली बैलेंस था। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज लाएं तो उन पॉजिटिव चार्जेस ने नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ इंड्यूस किया। अब इलेक्ट्रॉन जहां पे इकट्ठा हो गए वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी नेगेटिव चार्जेस बढ़ गए, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई है, कमी। जबकि स्टार्टिंग में क्या था, पूरा यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो पूरे पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने हर तरफ बैलेंस कर रखा था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट हो गए पॉजिटिव चार्ज से, तो अब यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी क्रिएट होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी को ही हम जानते हैं किस नाम से, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहां पे आप देखें 3 3 6 3 3 6, मैंने एकदम वही काम किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे पता है न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल रहेगा, लेकिन अभी तो मुझे क्या करना था, चार्ज करना था ना बॉडी को, तो अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। मैं रॉड को पास रखा हुआ हूं, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्जेस इधर आए हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक वायर लेके इसको ग्राउंड कर दूंगा, ठीक है। ग्राउंड करने को हम कहते हैं अर्थिंग। अब ग्राउंड की भी अपनी थोड़ी सी अलग कहानी है, वो भी समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ जो है एक बहुत बड़ा स्फीयर है, आपको पता है उसकी रेडियस 6400 किलोमीटर है। अर्थ को हम एक सोर्स एज वेल एज सिंक भी मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, और ये इतना बड़ा सोर्स या सिंक है कि आप इसमें कितना भी चार्ज डाल दीजिए, इससे कितना भी चार्ज निकाल दीजिए, इसके ऊपर इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि इंडियन ओशियन से 2 बकेट पानी निकालने से इंडियन ओशियन की हाइट कितनी कम हो जाएगी, तो भाई उसकी हाइट क्यों ही कम होगी 2 बकेट पानी से, आप जब समझ ही रहे हो इस बात को। तो वैसे ही अर्थ है हमारा, तो अर्थ से जब हम किसी बॉडी को जोड़ते हैं ना, तो वो अर्थ से जितना चाहे इलेक्ट्रॉन ले सकता है और जितना चाहे अर्थ को दे सकता है, उससे अर्थ की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा एक और चीज ध्यान रखनी है बेटा, कि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है उसे हम रेफरेंस या जीरो पोटेंशियल भी मान के चलते हैं। यानी जैसे ही आप इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो अब होगा क्या, कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, इन पॉजिटिव चार्जेस को ये पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करेंगे, और ये रिपेल होके क्या होंगे, फाइनली ग्राउंड में चले जाएंगे, ठीक है। ये सब ग्राउंड में जाने लगेंगे, तो यानी यहां से ये सारा पॉजिटिव का चार्ज क्या हो जाएगा, ग्राउंड में। अब कुछ लोग यहां कह सकते हैं कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते, न्यूक्लियस में होते हैं, तो फिर ये ग्राउंड में कैसे जा रहा है मूव करके। तो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो, एक्चुअल में जो हो रहा है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर में क्या कर दे रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं इधर वाले सरफेस को। लेकिन मैं इस बात को ऐसे भी तो कह सकता हूं कि यहां से पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया। ये दोनों एक दूसरे का मतलब कॉन्सेप्ट का समझने का तरीका है बस। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना, जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है उसकी 2 डायरेक्शंस होती हैं, एक होती है एक्चुअल डायरेक्शन और एक होती है कन्वेंशनल डायरेक्शन। ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन भी है बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास के। तो जो हमारी कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो क्या बोली गई है, तो एंड्रे मरे एम्पियर ने कहा था कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज चलता है उसी तरफ करंट फ्लो करती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई उनके काफी टाइम के बाद, तो हमें पता चला इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो होता है करंट का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव के अपोजिट चल रहे होते हैं। तो उनकी बात भी सही हो गई, हमारी भी। जैसे मैं आपको बोलूं मेरी जेब में 10 रुपीज है, तो मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं कि मेरी जेब में मैं मान रहा हूं 0 रुपीज है, तो मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि मेरी जेब में +10 रुपीज है या मेरी जेब में -10 रुपीज है। दोनों मिला के अभी भी सम क्या हो रहा है, 0। तो अगर मैं उसमें से -10 तुम्हें दे रहा हूं तो दैट मीन्स +10 किधर आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज के अलॉन्ग होता है, दैट मीन्स हम उसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जैसा लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करती है। तो उसी हिसाब से हम इस
बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव का पॉजिटिव से रिपल्शन हुआ और चार्जेस ग्राउंड में चले गए, या मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकल के, क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा सोर्स एज वेल एज सिंक है इलेक्ट्रॉन का, तो सोर्स है तो इसने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए और यहां पे चीज क्या हो गई, न्यूट्रल। और जैसे ही यहां के चार्जेस ग्राउंड में चले गए या यहां के चार्जेस न्यूट्रल हो गए, हम ये कनेक्शन क्या कर देंगे, कट कर देंगे। और जैसे ही आप ये कनेक्शन कट करेंगे, सारे चार्जेस क्या हो चुके हैं, ग्राउंड में जा चुके हैं, है ना, सारे चार्जेस ग्राउंड में जा चुके हैं। अब उसके बाद जैसे ही आप इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को यहां से रिमूव करेंगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा मेथड था, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये 3 तरीके हमने डिस्कस किए चार्जेस के बारे में। इसके बाद हम चार्जेस की प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि चार्जेस के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसको समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी चार्ज की क्या है, तो चार्ज जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मैं एक थ्रेड से 2 बॉल्स, 2 स्फीयर्स टांग दूं और दोनों पे अलग अलग चार्जेस दे दूं, तो सपोज मैंने दोनों स्फीयर्स पे अगर सेम चार्जेस दे दिए, जैसे ये थ्रेड है जिससे मैंने 2 स्फीयर्स को टांग दिया, और अगर मैंने इन पे अपोजिट चार्जेस दिए हैं या सेम चार्जेस दिए हैं, तो उसके हिसाब से हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन रिपेल करेगा कौन अट्रैक्ट। तो सपोज इन दोनों पे सेम चार्जेस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, क्योंकि अनलाइक लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल। लेकिन अगर इसी तरीके से आप दोनों स्फीयर्स पे अपोजिट चार्ज दे देंगे तो क्या होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी। तो यहां से हम पहली प्रॉपर्टी के बारे में लिख सकते हैं कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत नेचर से लिया हुआ फंडामेंटल किस्म की प्रॉपर्टी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉपर के साथ है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता ही है, क्लास में कोई फर्स्ट आ रहा है कोई सेकंड आ रहा है, तो जाहिर सी बात है सेकंड वाले के दिमाग में हमेशा रहेगा कि भाई इसको बीट करें तो मैं फर्स्ट हो जाऊंगा। तो दैट मीन्स सेम टाइप की चीजें आपस में क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, और अपोजिट नेचर की चीजें क्या करती हैं, आपस में अट्रैक्ट करती हैं। दूसरे प्रॉपर्टीज पे हम आते हैं। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी चार्ज की क्या है, चार्ज जो होता है वो हमारा इनवेरिएंट होता है। इसका क्या मतलब है, तो चार्ज इनवेरिएंट है, इस बात को समझने के लिए मैं एक मास वाली प्रॉपर्टी ले रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी मास। तो मास का आपको पता है कि मास अगर रेस्ट मास की बात करें तो डिफरेंट होता है, और अगर कोई पार्टिकल है जो वो लाइट के कंपेरेबल स्पीड पे चलने लग जाए तो उसका मास डिफरेंट हो जाता है। तो हमें पता है कि m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या होता है यहाँ पे, ये जो m नॉट है, m नॉट मतलब 0, इस बात को शो कर रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है, इसमें कोई मोशन नहीं है। और ये m क्या शो कर रहा है कि किसी स्पीड पे अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसका मास जो होता है वो डिफरेंट होता है, और वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होके आता है। ये आइंस्टीन का दिया हुआ रिलेशन है। तो इस रिलेशन से हम ये जानते हैं कि जो मास है वो वैरी करता है। अगर कोई चीज स्पीड पे चल रही है तो उसका मास अलग अलग होगा, यानी डिफरेंट स्पीड्स में मास अलग होते हैं। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होता है, किसी भी स्पीड पे चल रहा हो, चार्ज की वैल्यू यानी 1 कूलाम का चार्ज है तो वो 1 कूलाम का ही चार्ज रहेगा, चाहे उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, चाहे उसकी स्पीड हमारी साउंड की स्पीड के बराबर हो जाए, चाहे वो किसी भी स्पीड से चल रहा हो, उसके चार्ज की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी हमारी। अब आते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो तीसरी प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर या वन बॉडी टू अनदर। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन आप पढ़ते हो, जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन आप पढ़ते हो, तो बहुत सारे कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, ना तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आपने देखा तीनों मेथड्स में मैं क्या कर रहा था, कहीं पे भी मैं चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर रहा हूं ना क्रिएट कर रहा हूं, बस क्या कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं। एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बॉडीज को चार्ज बना रहे हैं। क्लियर है मेरी बात। तो एक तो हो गया हमारा चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्वांटा मतलब होता है होल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल क्लासरूम में स्टूडेंट्स के नंबर की मैं बात करूं
तो स्टूडेंट्स का नंबर जो है वो क्लास में हमेशा एक होल नंबर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में 33 बच्चे हैं, तो 33 स्टूडेंट्स में से कभी ऐसा नहीं होगा कि 33.5 स्टूडेंट प्रेजेंट हो जाए या 32.5 स्टूडेंट आ जाएं, या तो 33 आएंगे या तो 34 आएंगे या तो 32 आएंगे या तो 30 आ जाएंगे, लेकिन जब भी आएंगे होल नंबर में आएंगे। सेम उसी तरीके से जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अगर चार्ज है तो, वरना तो हो सकता है बॉडी पे चार्ज है ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे, चार्ज जीरो है। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन। कभी ऐसा नहीं होगा किसी बॉडी के ऊपर 3.5 इलेक्ट्रॉन आ गए या 2.5 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये चीज पॉसिबल नहीं है। हालांकि एक मशीन जो बनाई गई थी लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, उसमें क्या किया गया था, चार्जेस को फर्दर ब्रेक करने की कोशिश की गई थी और उससे जो चार्जेस के टुकड़े किए गए थे तो बोला गया कि क्वार्क्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिए थे, लेकिन वो चीज स्टेबल नहीं थी। विद इन नो टाइम वो वापस से कंबाइन होकर क्या कर रहा था, सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बना दे रहा था। इसलिए अभी भी जो है ये बात सच है कि इलेक्ट्रॉन या जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन का है और इलेक्ट्रॉन के होल मल्टीपल्स में ही किसी बॉडी पे चार्ज हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इस प्रिंसिपल को हम इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, जैसे किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा Q, दैट इज इक्वल टू ऑलवेज प्लस माइनस एन ई, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसकी वैल्यू आप इंटीजर में डालते जाइए, आपको उस बॉडी पे चार्ज मिलेगा, लेकिन n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। n एक नंबर आएगा, यहाँ पे Q क्या है, टोटल चार्ज है बॉडी का, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, N क्या है, नंबर है उस बॉडी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसी से पता चलेगा उस बॉडी के ऊपर नेट में कितना चार्ज है। क्लियर है? अब इसी से एक और क्वेश्चन आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको चार्जिंग बाई कंडक्शन समझाया, या चार्जिंग बाई फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में आपने देखा कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ दोनों को रब किया गया, तो नेट में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन का फायदा किसे हुआ, सिल्क क्लॉथ को। तो अगर मैं बोलूं मास के टर्म्स में कि किसके मास में कमी आई होगी और किसके मास में इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नेट में इसको फायदा हुआ है और इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होगा, ऑल्दो नेग्लिजिबल है, ठीक है, 10⁻³ kg के आसपास का है, लेकिन इसको नेट में इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं। इट मीन्स इसके मास में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुई होगी और मिले किससे हैं, ग्लास रॉड से, तो ग्लास रॉड के मास में थोड़ी सी क्या आई होगी, कमी आई होगी। क्लियर है मेरी बात? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई चार्ज के बारे में। इसके बाद बची हुई चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और देख लेंगे और भी कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो हमसे छूट रही हो यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस चैनल पे जो भी वीडियोस आ रहे हैं आप उनको देखते रहिए और कमेंट्स में हमें ये भी बताइए कि और कुछ आपकी डिमांड हो तो उस तरीके से हम चेंजेस भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।